1988 गोल्डन टेम्पल के अंदर 200 से भी ज़्यादा हैवी आर्म मिलिटेंट्स गवर्नमेंट पैरालाइज आर्मी हेजिटेशन में और पब्लिक का गुस्सा तो आसमान छू रहा था। इतने में एक आदमी अंदर जाता है आईएसआई एजेंट के भेष में। मिलिटेंट्स को लगा पाकिस्तान से मदद आई है, पर सच्चाई कुछ और थी। वो इंडिया का एक सीक्रेट वेपन था। आज आप जिस आदमी के बारे में जानेंगे, उसने कश्मीर नहीं बचाया, सिर्फ उसने पूरा सिक्किम, मिजोरम, पंजाब सब कुछ अपने दिमाग से हैंडल किया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट तक चुराए, वो भी उनके अपने घर में घुसकर। ये कहानी है अजीत डोवाल की, इंडिया का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेटिव स्पाई। लेकिन इससे पहले आप ये बताओ, क्या आपको पता है किस इंडियन ऑफिसर ने मिलिटेंट्स को अपने घर में पार्टी दी, उनको पोक खिलाया और उन मिलिटेंट्स में से 6 को इंडिया के साथ लाकर खड़ा कर दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। अजीत डोवाल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, पर इनकी कहानी शायद नहीं, क्योंकि इनके जो काम हैं वो हमेशा कैमरे से दूर, रिकॉर्ड से बाहर और दुश्मनों की रडार से इनविजिबल रहते हैं। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है, कश्मीर से लेकर मिजोरम तक, पाकिस्तान से लेकर पंजाब तक, हर जगह, हर क्राइसिस में बस एक ही नाम, अजीत डोवाल। और ये क्वाइटली काम करते रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक 27 साल के आईपीएस ऑफिसर ने कॉम्युनल राइट्स को बिना लाठीचार्ज के ख़त्म कर दिए। सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाने में इनके पाइवटल रोल रहे। मिजोरम के 6 मिलिटेंट्स को इंडिया के साथ लाकर खड़ा कर दिया। और कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट तक चुराए, वो भी उनके अपने घर में घुसकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में अजीत डोवाल का जन्म होता है। इनके जो फादर होते हैं मेजर जीएन डोवाल, इंडियन आर्मी में ऑफिसर होते हैं। मदर यूपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एचएम बहुगुणा की कज़न सिस्टर होती है। फादर आर्मी से थे तो ट्रांसफ़र तो कॉमन था, जिसकी वजह से इनका जो बचपन है पूरे इंडिया में गुजरता है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये चीज़ें इन्होंने बचपन से देखी और सीखी। इनकी जो स्कूलिंग है वो अजमेर के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से होती है। और 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर करते हैं और सिर्फ 22 साल की एज में इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर कर देते हैं और आईएएस बनते हैं। ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है 1968 में केरल के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में होती है एएसपी के रूप में। और फिर शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि 1971 में डोवाल के सामने आती है पहली चुनौती, केरला राइट्स। 28 दिसंबर 1971 केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट थालासरी टाउन नूरजहां होटल के पास एक इंसिडेंट होता है। बाद में सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है, लोकल पुलिस तक वहां जाने से डरती है। वायलेंस हर दिन बढ़ रहा था, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी। उस टाइम के जो वहाँ के होम मिनिस्टर के करुणाकरन थे, उन्हें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए था जो सिचुएशन को बिना फोर्स यूज़ किए, बिना वायलेंस के कंट्रोल कर ले। और फिर सीनियर मेंबर्स की कमेटी एक नाम रेकमेंड करती है, अजीत डोवाल का। 2 जनवरी 1972 डोवाल ग्राउंड पे आते हैं और डायरेक्ट फोर्स डिप्लॉय नहीं करते हैं, बस कुछ ही कोऑर्डिनेशन पॉइंट पे पुलिस की तैनाती करते हैं, क्योंकि उनको राइट्स का रियल रीज़न समझ आ गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि राइट्स के दौरान दोनों कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी लूट ली थी। अब क्या, दोनों को अपना माल वापस चाहिए था, बट ट्रस्ट नहीं था। फिर डोवाल ने क्या किया, दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स को आइडेंटिफाई किया, उनसे डायरेक्ट बातचीत की, एक सिस्टमेटिक वे बनाया ताकि दोनों एक दूसरे की लूटेड प्रॉपर्टी को वापस कर सके। और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ एक ही वीक में बिना वायलेंस, बिना फायरिंग और बिना लाठीचार्ज के ये राइट्स कंप्लीटली ख़त्म हो गए, जिसकी ओपनली तारीफ फॉर्मर डीसीपी अलेक्जेंडर जोकैब ने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट्स में की है। ये अजीत डोवाल का फर्स्ट पब्लिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसके बाद इनका नाम दिल्ली तक गूंजने लगा। 1972 का जो मीडिया होता है उसमें अजीत डोवाल को दिल्ली बुलाया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑपरेशन विंग में, और यहीं से उनका करियर है जो वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड हो जाता है, विद नो मीडिया, नो ग्लोरी और नो पब्लिक रिकॉर्ड्स, सिर्फ काम। इसी टाइम है जो इनकी शादी हो जाती है और इनके 2 बेटे भी होते हैं, विवेक डोवाल और शौर्य डोवाल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इनके घर में भी किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में अजीत डोवाल करते क्या है, क्योंकि अब इनका पहला कवर ऑपरेशन शुरू होने वाला था। मिजोरम 1972 मिजोरम उस वक्त असम का हिस्सा हुआ करता था
और यहाँ एक लीडर था लाल देंगा, जिसने मिजो नेशनल फ्रंट MNF बनाया और इंडिया के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इसके 2-3 कारण थे, जैसे सूखे और अकाल में उनको कंपनसेशन नहीं मिलना, लोकल गवर्नमेंट उन पे लैंग्वेज रूल इम्पोज कर रही थी, लोकल आर्मी पर्सनल तक को डिसमिस कर दिया गया था, जिसकी वजह से आम पब्लिक इतना भड़की कि डायरेक्टली MNF को सपोर्ट करने लगी। और सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली बात, MNF के पास 7 हाईली ट्रेंड कमांडोज थे। ये ट्रेंड कमांडोज म्यांमार के खतरनाक जंगलों में से ट्रेनिंग लेकर आए थे, जिनकी वजह से MNF इतना स्ट्रांग बना था। इंडियन गवर्नमेंट को पता था अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो बैकफायर हो सकता है। सॉल्यूशन अजीत दोवाल ने खुद कहा, सेंड मी देयर, आई विल फिक्स इट। उनका प्लान क्या था? वो डायरेक्टली लाल देंगा के पास नहीं गए। उन्होंने समझा जो रियल पावर है वो उन 7 कमांडोज के पास है, लाल देंगा के पास नहीं। और फिर क्या, यहाँ से शुरू होती है एक अनबिलीवेबल जर्नी। अजीत दोवाल भेष बदलकर म्यांमार की जंगलों से होते हुए उन कमांडोज के बेस तक पहुंच जाते हैं और उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। उनके साथ वो सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे उनके साथ रहना, खाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी लैंग्वेज तक सीखते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उनको अपने घर पे पार्टी देते हैं, उनको पोक खिलाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस तक कराते हैं। अजीत दोवाल के वाइफ तक को नहीं पता था जिनके लिए वो रोटियां सेक रही हैं एक्चुअल में वो मिलिटेंट्स हैं। ये सब कुछ 2 साल तक चलता है और फाइनली 6 कमांडोज इंडिया के साथ आ गए। लाल देंगा वीक पड़ गया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पीस टॉक स्टार्ट होती है, जिसका नतीजा मिजोरम एक सेपरेट स्टेट बनता है, लाल देंगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर और विद्रोह खत्म हो जाता है। तो ये थी इंटेलिजेंस की असली पावर। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। अजीत दोवाल का जो अगला मिशन था वो इससे भी ज़्यादा बड़ा था। 1975 सिक्किम उस वक्त एक इंडिपेंडेंट किंगडम था और वहाँ के किंग थे पाल्डन थंडम नामग्याल। तो प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली किंग ने एक US वुमन होप कुक से शादी कर ली थी, जो CIA के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में थे। इसका मतलब सिक्किम है जो धीरे धीरे US स्ट्रैटेजी इंटरेस्ट का सेंटर पॉइंट बनता जा रहा था, जो इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट था। उस टाइम की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, सिक्किम को अपना पार्ट बनाना है, वो भी साइलेंटली। इसके लिए वो चुनती है R&AW के चीफ R&COW को। बट जो ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन है वो अजीत दोवाल ही कर रहे थे। अजीत दोवाल की स्ट्रैटेजी क्या थी? वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करके उन्हें इलेक्शन विन करवाया और डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करके सिक्किम को फाइनली 1975 इंडिया का 22वां राज्य बनाने में हेल्प की, जिसके लिए उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिलता है, वो भी सिर्फ 7 साल की सर्विस में। नॉर्मली ये मेडल 14 साल की सर्विस में मिलती है। बट मिशन ख़त्म नहीं हुआ, इनका अगला मिशन इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। पाकिस्तान 18 मई 1974 इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से राजस्थान के पोखरण में। और अब पाकिस्तान को भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना होता है, जिसके लिए वो डेवलप करते हैं कहूटा फैसिलिटी, पाकिस्तान का एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट। लेकिन इंडिया को इनकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए भेजा जाता है अजीत दोवाल को फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी के रूप में। इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग की जाती है, लेकिन असली काम कुछ और होता है। ये 6 से 7 साल पाकिस्तान में रहते हैं, बैगर बनकर कहूटा फैसिलिटी के आसपास सर्वे करते हैं, हेयर सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सके। और इस मिशन की इंटेलिजेंस ने इंडिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दिए। 1988 पंजाब टेम्पल के अंदर 200 से ज़्यादा हैवी आर्म मिलिटेंट्स। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शन थे, मिलिट्री एक्शन हो नहीं पा रहे थे क्योंकि पब्लिक बैकलैश होगा, नेगोशिएशंस हो नहीं पा रहे थे क्योंकि मिलिटेंट्स रेडी नहीं थे। एक बार फिर सिचुएशन पूरी डेडलॉक पे थी और फिर बुलाया जाता है अजीत दोवाल को। अजीत दोवाल एक रिक्शा पुलर की वेस में गोल्डन टेम्पल के आसपास सर्वे करने लगते हैं। और सबसे शॉकिंग और चौंकाने वाली बात, एक ISI एजेंट के बेस में गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं। मिलिटेंट्स को लगता है पाकिस्तान से मदद आई है, इसलिए वो इजीली दोवाल पे ट्रस्ट कर लेते। अंदर से दोवाल ने मिलिटेंट्स के एग्जैक्ट नंबर, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, वेपन इन्वेंट्री और रूम लोकेशन तक मैप किए और ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर CRPF को देते रहे। बाहर से CRPF ने क्या किया? फूड सप्लाई कट कर दी, वाटर सप्लाई कट कर दी और उनके कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मिलिटेंट्स के लीडर बाहर निकलता है और स्नाइपर के निशाने पर जाता है और उसे शूट कर दिया जाता है, जिसके बाद मिलिटेंट्स वीक पड़ जाते हैं। अजीत दोवाल उनको कन्विंस कर लेते हैं सरेंडर होने के लिए और इसके बाद सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट हो जाता है बिना गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाए हुए। और इस मिशन की सक्सेस ने अजीत दोवाल को परमानेंटली लीजेंड बना दिया था।
तो ये थी अजीत डोभाल की कहानी, जिसने बिना वायलेंस के कम्युनल राइट्स को ख़त्म कर दिया, सिक्किम को साइलेंटली इंडिया का पार्ट बनाने में हेल्प की, गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। तो कमेंट में बताना मत भूलिए अजीत डोभाल का कौन सा ऑपरेशन और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।